आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन के एरिया कमांडर के हवाले से हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा एक खत मिला और खत मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक 10 अक्टूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम से साधारण डाक से कार्यालय में पत्र मिला और स्टेशन अधीक्षक ने जब पत्र खोला तो उनके होश फाख्ता हो गए। पत्र में हरिद्वार रेलवे स्टेशन के साथ ही देहरादून, लक्सर, रुड़की, काठगोदाम, नाजिबाबाद, शाहगंज समेत कई स्टेशन का नाम और भी था जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया था। एक पन्ने के पत्र में दोनों तरफ से हिंदी में ही लिखा हुआ है। ये कहा जा रहा है अब इस खत के मिलने के बाद से एजेंसी अलर्ट। देखिए, अभी गत 10 अक्टूबर को लगभग 3:45 बजे यहाँ पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब को साधारण डाक से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार के पत्र उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं। अभी 2022 में कांवड़ के दौरान भी इसी प्रकार का पत्र रुड़की में मिला था। इससे पहले लक्सर में भी पत्र प्राप्त हुआ है और इसमें कई स्टेशंस का जिक्र किया है, हमारे धामों का भी जिक्र किया है जिसमें कि कुछ उनको बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र है। और इस बार क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और जांच तो पूर्व में भी की गई है, परंतु इस बार हम लोगों ने इसमें 15 यूपी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जो कि काफ़ी संगीन धारा है और इसमें हम लोगों ने टीम बना करके लगातार इसमें कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति निरस्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है जिसकी सुनवाई अब 19 दिसंबर को होनी है। दरअसल जांच में 228 नियुक्तियों में गड़बड़ी मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्हें निरस्त कर दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति निरस्त किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई। सरकार के आदेश थे कि नियुक्तियां रद्द हो, लेकिन अब इस सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई जिसकी सुनवाई अब देखिए 19 दिसंबर को होनी है, जिसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। दरअसल जांच हुई। जांच में 228 नियुक्तियों में गड़बड़ी मिलने पर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने उन्हें निरस्त करने का अपनी तरफ से आदेश दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। ये बड़ी खबर। अब 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर लगातार नजर होगी। मेरे साथी विनोद इस पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सरकार का आदेश जिस पर विनोद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो सुनवाई होगी 19 दिसंबर को, उसके बाद ही आगे की तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। फिलहाल क्या जानकारी है? दीपा, देखिए, ये विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी की ओर से जो विधानसभा में अवैध नियुक्ति, हालांकि अवैध नियुक्तियों का ही हवाला रितु खंडूरी की तरफ से दिया गया था और 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की गई थी, जिसके चलते तमाम जो कर्मचारी थे उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिस पर सुनवाई के तहत जो बर्खास्तगी आदेश है उस पर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई 19 दिसंबर को रखी गई है और साथ ही साथ 4 सप्ताह में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। आखिरकार किन किन कारणों से इन कर्मचारियों की नियुक्तियां को बर्खास्त किया गया है और जिस तरह से पूरी तरह दलील कोर्ट में रखी गई है कि आखिरकार जो कर्मचारी जिनकी बर्खास्तगी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई थी उनमें आखिरकार किन कारणों से उनकी बर्खास्तगी की गई है या फिर उनको एक बार उनका पक्ष सुनने के आखिरकार उनका पक्ष क्यों नहीं सुना गया था। ये तमाम दलीलें हैं जो कर्मचारियों की तरफ से हाईकोर्ट में ये तमाम दलीलें रखी गई हैं। लिहाजा तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी जिनकी बर्खास्तगी विधानसभा सचिवालय से की गई है उस बर्खास्तगी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ 4 सप्ताहों में जवाब भी मांगा है। अभी रितु खंडूरी का कहना है कि तमाम जितनी भी कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है उसके बाद में सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी और कोर्ट में किस तरीके की दलीलें देगी उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश था विधानसभा सचिवालय से, लेकिन उस पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर उस पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
क्योंकि जो कर्मचारियों की तरफ से करीब 102 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी और साथ ही साथ ये तमाम दलीलें हाईकोर्ट में रखी है कि आखिरकार जब उनको बर्खास्त किया गया है तो उनका पक्ष क्यों नहीं सुना गया और आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिनके कारण उनको बर्खास्त किया गया है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है दीपा, क्योंकि 2010 से पहले कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नियमित रूप से रखा गया है, यानी परमानेंट उनको कर दिया गया है और उसके बाद में तमाम ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां विधानसभा सचिवालय में हुई थी और लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनको बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। उसके बाद में आखिरकार ऐसी ये तमाम दलीलें हैं जो विधानसभा सचिवालय में तैनात कर्मी थे उन्होंने हाईकोर्ट में रखी है। अभी ये देखने वाली बात होगी आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किस तरीके का अभी स्टेप रहता है या 4 हफ्ते में जवाब देना होगा, जवाब बताना होगा कोर्ट के सामने। उसके बाद फिर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर क्या फैसला आता है, इस पर लगातार नजर होगी। शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर है, ब्रह्मकालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ज्योतिष पीठ पर स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को होने वाली पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। दरअसल स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती के बीच ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने को लेकर विवाद है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 17 अक्टूबर को पट्टाभिषेक होना था, मगर इसके खिलाफ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अर्जी को मंजूर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत किसी के भी उत्तराधिकारी के तौर पर पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। अब इस पूरे मामले में 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने पर भव्य महासम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान तीनों पीठ के शंकराचार्य वहां पर मौजूद रहेंगे। 16 अक्टूबर को तीनों पीठ के शंकराचार्य की नगर में आने पर मंगल प्रवेश यात्रा आयोजित किए जाने की खबर थी, जबकि 17 अक्टूबर को ज्योतिर्मठ में होने वाले सम्मेलन में 3 पीठ के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी। ये महासम्मेलन रविग्राम के जेपी मैदान में होना है, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज और श्रृंगेरी के शंकराचार्य विधुशेखर भारती महाराज शामिल होने हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना होगा ये कार्यक्रम कैसा रहेगा, किस तरीके से कार्यक्रम होता है या फिर नहीं होता, इसको लेकर क्या अपडेट है वो जल्द ही सामने होगा। लेकिन इनकी मौजूदगी होनी है, अभी तक की खबर थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में पहली बार 3 जगत गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। बता दें आपको कि दक्षिणामयी श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य विधुशेखर भारती जी महाराज, पश्चिमा मान्य द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और ज्योतिषपीठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बद्री धाम पहुंचे और इस दौरान भारी संख्या में साधु संत यहां पर मौजूद रहे। तीनों शंकराचार्य एक साथ पहुंचे, पूजा अर्चना की, उसी वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी के दौरे पर राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी रहने वाले हैं। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। अनिल बलूनी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी के दौरे पर वो रहेंगे। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से ही वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं से किस तरीके से काम लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर चल रहा है, इसको लेकर फीडबैक भी लेंगे। और निकाय चुनाव भी होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, दोनों ही चुनाव अहम हैं, इसलिए वहां पर कार्यकर्ताओं से भी स्थानीय जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात, उनके साथ मीटिंग्स का कार्यक्रम उनका है। और अब बात अंकिता हत्याकांड की करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, जिसका खुलासा फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल कोर्ट में अंकिता की डीएनए रिपोर्ट दिखाई जाने की खबर है, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अंकिता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई, जिसका खुलासा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें हुआ है। कोर्ट में अंकिता की डीएनए रिपोर्ट दिखाई गई, जिसके बाद ये खबर मिली है, ये जानकारी मिल रही है कि रेप की पुष्टि अंकिता के साथ नहीं हुई है।
और एक अच्छी खबर है, राहत वाली खबर। देहरादून से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून से दिल्ली के बीच 5 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बसों को हरी झंडी दिखाई। 45 सीटर इन बसों को देहरादून ISBT से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पहली मर्तबा देहरादून से दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बस की सेवा शुरू हुई है। बस की बैटरी एक बार चार्ज होने पर ये 300 किलोमीटर तक चल सकती है। देश में अपने सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी द्वारा एक अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसें चलाएं, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड में भी हम PPP मोड में 5 नए बसों को आज हम यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम 150 नए इलेक्ट्रिकल वाहन हम उत्तराखंड में उतार रहे हैं। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। द्रौपदी के डांडा में रेस्क्यू ऑपरेशन 13 दिन से लगातार जारी है। 2 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 2 जो ट्रेनी थे वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उत्तरकाशी द्रौपदी के डांडा में एवलांच के बाद जो हादसा हुआ उसमें 13 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 लापता ट्रैकर्स बताए गए, ट्रेनी ट्रैकर्स जो लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ये ट्रेनी ट्रैकर्स जो यहाँ पर लापता हो गए एवलांच के बाद से ही उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनके बारे में ये कहा जा रहा है कोई जानकारी नहीं है। द्रौपदी का डांडा रेस्क्यू ऑपरेशन 13 दिनों का वक्त गुजर गया, लगातार यहाँ पर चल रहा है। तमाम टीमें यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। जो 2 लोग लापता उनके बारे में खोजबीन की जा रही है, लेकिन खबर ये कि अभी तक उन 2 ट्रेनी ट्रैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू लगातार जारी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता दरबार लगाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में खबर यह है कि जनता दरबार लगाते हुए दिखाई देंगे सीएम धामी। लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और लंबे वक्त के बाद ये हो रहा है जब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हुए दिखाई देंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कहा जा रहा है फरियादी पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर, जिनकी समस्याओं को सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था सवालों के दायरे में है। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर जिले के SSP को फटकार लगाई, तो वहीं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि जिले में बढ़ती वारदातों के पीछे सबसे बड़ी वजह खनन है। खामोश क्यों है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किसके दबाव में है? ये जो खनन है ये सरकारी एवं असरकारी नंबर 2 की कमाई का मुख्य धंधा है। मैं बोल रहा हूँ विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। जसपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था सवालों में है। देवभूमि की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी भी सवालों में हैं। उधम सिंह नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने SSP को फटकार लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में जिस तरह से क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम धामी ने SSP मंजूनाथ TC को फटकार लगाई और नाराजगी जाहिर की है। उधम सिंह नगर जिले में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के कुछ ही घंटे बाद एक स्टोन क्रशर मालिक को सरेआम गोली मार दी गई। महज 24 घंटे के भीतर ही 2 हत्या होना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इन दोनों ही घटनाओं के पीछे खनन का लिंक जरूर जुड़ रहा है। इसलिए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को इस तरफ गंभीरता से विचार करना चाहिए। और लड़ाई का घर है, इसी से मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, ट्रालियां सील हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। ये खनन के बारे में काशीपुर में एक के बाद एक हो रही हत्याओं का समाधान के प्रति हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। मैं अपनी सरकार को कह रहा हूँ। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसे में विपक्ष भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा कहना है
कि सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जसपुर की घटना के बाद ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि यूपी पुलिस उत्तराखंड में आकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है, मगर जिले के अधिकारी कैसे उससे बेखबर थे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, खबर पौड़ी से है। यहाँ रिहायशी इलाकों में गुलदार दिखा, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। प्रेमनगर में इन दिनों गुलदार की सक्रियता बढ़ी है, जिस पर वन विभाग भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रहा है और साथ ही इस पूरे इलाके से कुछ ही दूरी पर वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया हुआ है गुलदार को पकड़ने के लिए। प्रेमनगर में गुलदार के मूवमेंट, जिसके बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।